हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें टॉपिक हमारा चल रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसका स्ट्रक्चर। तो जल्दी से टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बात की है, जिसमें अभी तक जो हमने बात की है वो इतनी बात अभी हुई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग स्ट्रक्चर जो आते हैं, इसमें अलग अलग लेबलिंग जो आपने की है। जैसे कि आपने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेनली बना होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इसके अलावा इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, कंपोजिशन है। सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या बातें यहाँ पे की हैं, हमने देखा है कि यहाँ पे क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप है, जो हेड वाला पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने का मतलब है वाटर लविंग यहाँ पर होता है। और जो उसके टेल वाला पोर्शन है दैट इज फैटी एसिड। फैटी एसिड को आपने हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक का है, यानी कि लिपोफिलिक का मतलब होता है लिपिड लविंग एंड हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये क्या है, वाटर लविंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन के बारे में हमने बात की है, जैसे कि आपके पास आते हैं कुछ सरफेस प्रोटीन, जैसे इंटीग्रल प्रोटीन आपके पास आता है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। या आपके पास क्या है, अगेन जो सरफेस प्रोटीन आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटीन आती है वो है पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि आपने कहा आर पार नहीं रहती लेकिन साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे लिपिड पे लगे होते हैं तो ग्लाइकोलिपिड इन्हें कहते हैं। और अगर यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे लगे होते हैं तो उन्हें ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि यहाँ पे कुछ क्या पाए जाते हैं, कोलेस्टेरॉल पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने बात की और हमने कहा क्योंकि जो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक दोनों ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये तो हमने बात की है प्रीवियस लेक्चर में, इतनी बात आप कर चुके थे। आपने, मैं मान के चल रही हूँ, आप साथ साथ में नोट भी कर रहे होंगे, ठीक है। आज बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। तो ये तो स्ट्रक्चर की बात हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, या सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। फंक्शन पे हम बाद में आएंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। वो आपने कहा जो आपने जो लेयर्स होती हैं, लेयर वाला स्ट्रक्चर भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक फ्लूइड है जिसमें कंटिन्यूसली मोशन होता रहता है, यानी कि ये इसमें कंटिन्यूसली गति होती रहती है, जिगजैग मोशन जिसे आप कहते हैं। तो इसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी। क्या कहेंगे इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कहेंगे, ठीक है। अब हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो हमने बात की है यहाँ पे कि जो फैटी एसिड है उनके सैचुरेशन पे। तो अगर हम बात करें कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में, अगर हम यहाँ पर दिखाएं, एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है और एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर आता है। दोनों ही क्या है, फॉस्फो। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। एक में जहाँ पे स्ट्रेट आपको टेल दिख रही है, यहाँ पर आपको जो टेल है वो इस प्रकार से फैली हुई दिख रही है। दोनों ही आपने कहा ये है फॉस्फेट और ये है फैटी एसिड। दोनों ही सिमिलर है, ये है फॉस्फेट और ये है फैटी एसिड, ये हम जानते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना है, मैं लेवलिंग हटा दूं, दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये जो फैटी एसिड है ये आपके आते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये जो आपके आते हैं ये आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
आप जानते हैं सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का मतलब क्या है? क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे केमिस्ट्री में, और आपको एक चीज़ बताई जाती है, जैसे कि अगर हम फैटी एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, कार्बन की एक चेन है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन की चेन है। अगर हम बात करें कार्बन की वैलेंसी के बारे में, थोड़ा सा अगर हम बात करें सबसे पहले कार्बन की वैलेंसी के बारे में, या जिसे हम संयोजकता कहते हैं, तो क्या बता रखा है आपको, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है, 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। अब हमने बात की है यहाँ पर अच्छा, ये वैलेंसी किस बात पे निर्भर करती है? आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपने देखा है SPDF, इसमें आपने देखा है कि किस प्रकार से आप क्या करते हैं यहाँ पर जो भरते हैं अलग-अलग, जो जैसे कि एस में कितने हैं, पी में कितने हैं, डी में कितने हैं, एफ में कितने हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चले जाते हैं। तो आपने कहा कि यहाँ पर एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने हैं यहाँ पे? एक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आ सकते हैं? उसके बेसिस पे यहाँ पे आप जो संयोजकता है उसे देखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की है यहाँ पे, अगर हम कार्बन का यहाँ पे नंबर देखें तो कार्बन का जो नंबर होता है कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसे हम कहते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है। तो कैसे लिखते हैं आप इसे, 2 एंड 4 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें कि जो अपनी जो सेल है, अपनी जो कक्षा है, सेल क्या होती है, ये जो आप SPDF देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, अलग अलग सेल होती है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपने देखा है, अलग अलग जो सेल होती है इस प्रकार से देखा है आपने। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हम देखें कि कार्बन को अपनी सेल को फिल करने में, अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चाहिए होते हैं, आपने कहा 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसीलिए आप क्या लिखते हैं, CH4 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और जिस वजह से जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है वो यहाँ पे पूरी हो रही है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमने कहा यहाँ पे कि अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, इट मीन्स कि उतना जो है वो सैचुरेटेड है। यहाँ पे डबल बॉन्ड भी आता है, ऐसा भी आपने देखा है, ऐसे भी देखा है हमने डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने कहा कि डबल बॉन्ड होगा, फिर अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो आपने इस प्रकार से देखा है। तो हमने कहा कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाए तो अनसैचुरेशन यहाँ पर होती है, अगर सिंगल बॉन्ड है सारे तो उतने क्या होते हैं, आपने कहा सैचुरेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं कि फैटी एसिड क्या है, जितना सैचुरेटेड होगा, जितनी सैचुरेशन यहाँ पर होगी उतना ही क्या होगा यहाँ पे, आपने कहा ये स्टेबल होगा, और मूवमेंट उतनी ही कम होगी, जो जिगजैग मोशन है, फ्लूडिटी जो है वो उतनी ही क्या होगी, कम होगी। किसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है। आपने कहा जितने ही अनसैचुरेटेड होगा, यानी कि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड आ रहे होंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड होगा उतनी ज़्यादा आपने कहा जिगजैग मोशन होगा, उतनी ज़्यादा फ्लूडिटी यहाँ पर होती है। तो फ्लूडिटी का होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा और बहुत कम फ्लूडिटी नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लूडिटी हो और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम फ्लूडिटी हो। तो फ्लूडिटी को जो मेंटेन करता है वो करता है कोलेस्ट्रॉल, जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखा था। और कोलेस्ट्रॉल को हम एज अ बफर यहाँ पर कह सकते हैं कि एज अ बफर काम करता है, ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, फ्लूडिटी को मेंटेन कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा होने दे रहा है ना बहुत कम यहाँ पर होने दे रहा है। तो ये हमने क्या बातें की है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी फ्लूडिटी किस पे डिपेंड करती है, आपने कहा फैटी एसिड की सैचुरेशन पे, कि कितना सैचुरेटेड है और कितना अनसैचुरेटेड है, ठीक है। अब यही चीज हमें क्या बताता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताई गई है। तो एक बार हम पढ़ लेंगे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में हमें क्या चीजें समझाई गई हैं। आपने कहा द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब द सेल मेम्ब्रेन एज आर डायनेमिक स्ट्रक्चर वेयर अ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन कैन मूव अराउंड विद द बाइलेयर क्रिएटिंग अ फ्लूइड मोज़ेक। आपने कहा कि एक्चुअली में ये क्या है, मोज़ेक है, मोज़ेक का मतलब होता है कि इसमें क्या है, जिगजैग मोशन यहाँ पे चल रही है। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, फॉस्फेट ग्रुप है,
लिपिड है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, कार्बोहाइड्रेट भी है थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन प्रोटीन अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाए जा रहे हैं। तो प्रोटीन लिपिड की एक लेयर है, और जिसमें कैसी लेयर है, बाई लेयर है, यानी कि 2 लेयर इनमें पाई जा रही है, क्रिएटिंग अ फ्लूइड मोज़ेक। ठीक है, दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ टू मेम्ब्रेन अलाउ फॉर वेरियस फंक्शंस लाइक अ सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ये मॉडल हमें बताते हैं कि कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो परमिशन देती है, परमिट करती है यहाँ पर किसको, आपने कहा सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को, सेल सिग्नलिंग को, ट्रांसपोर्ट को। द मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। ये भी आपको पूछा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहाँ पर है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप हर जगह पढ़ेंगे, आप एमएससी में भी जाएंगे तो वहां पर भी आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे होंगे, तो इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि बेसिक चीज़ें जो हैं वो आप अभी से क्लियर करेंगे, बेसिक्स आप क्लियर करते हुए जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एक बार पढ़ लीजिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या यहाँ पर कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस के बारे में, क्या क्या फंक्शंस आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ठीक है, थोड़ा की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के। आपने कहा द की पॉइंट्स ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। सबसे पहले क्या है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड विद अ हाइड्रोफिलिक हेड facing outwards and hydrophobic tails facing inwards forming a barrier। क्या बोला गया है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किससे बना होता है, 2 लेयर होती हैं। ठीक है, ये जो लेयर्स बनी होती है फॉस्फोलिपिड की बनी होती हैं, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि हेड पोर्शन है जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, और फेसिंग आउटवर्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल, और इसकी जो नीचे टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक टेल होती हैं, जो फैटी एसिड की बनी होती हैं, जो एक एज अ बैरियर यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये तो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। प्रोटीन की अगर हम बात करें, आपने कहा वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर एम्बेडेड विद इन द बाइलेयर। बहुत सारी प्रोटीन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इंक्लूडिंग इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, पैनिंग द मेम्ब्रेन, इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पूरी आर पार निकल रही है, एंड पेरिफेरल प्रोटीन अटैच टू द इनर और आउटर सरफेस। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो एक साइड में है, यानी कि आर पार नहीं निकल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, बल्कि साइड में यहाँ पे पाई जाती है। तो ये है प्रोटीन के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की बात करें, आपने क्या, हेल्प्स मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। क्या करता है यहाँ पे, फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है बाय प्रिवेंटिंग फॉस्फोलिपिड फ्रॉम पैकिंग टू क्लोजली। आपने कहा कि जो फॉस्फोलिपिड है उन्हें बहुत क्लोज पैक नहीं होने देती, क्योंकि अगर क्लोजली पैक होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे फ्लूइडिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे पाए जाते हैं अटैच टू प्रोटीन, अगर प्रोटीन से अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन है, अगर लिपिड से अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड है, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस एडिंग इन सेल रिकॉग्निशन। ठीक है, तो आपने कहा कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन पे अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपिड पे अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इतनी बात अगर हमें समझ आ गई है तो हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। उससे पहले जो स्ट्रक्चर आपने देखा था उसे एक बार देख लीजिए, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड आप जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेडिकल्स यानी कि जो यहाँ पर प्रोटीन से लगे होते हैं उन्हीं को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल आ जाती है। पेरिफेरल प्रोटीन ये है, साइटोप्लाज्म इस वाले एरिया में साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन यहाँ पर ये प्रोटीन है जिसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं, ये जैसे इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन चैनल लिखा हुआ है, क्या होते हैं प्रोटीन चैनल आगे जाकर के बात करेंगे। अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर से अंदर की ओर पूरा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, साइटोस्केलेटन फिलामेंट्स यहाँ पे बता रखे। कोलेस्ट्रॉल हमने बात कर लिया, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर पूरा आपको बता रखा है। ग्लाइकोलिपिड है क्योंकि क्या है, ग्लूकोज पे यहाँ पे क्या है, जो ग्लूकोज है वो किस पे है, लिपिड पे अटैच है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, क्योंकि प्रोटीन पे यहाँ पे अटैच है। ठीक है, सेमी इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे आपको बता रखा है। तो ये अलग अलग टाइप की प्रोटीन आपको दिखा रखी है। अब ध्यान रखिए, ये जो ग्लाइकोलिपिड दिखा रखा है ये इस पे प्रेजेंट होगा, लिपिड पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन है आपके, तो अगर प्रोटीन पे अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये लिपिड पे होगा, तो इसीलिए ये क्या कहला रहा है, ग्लाइकोलिपिड कहला रहा है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट अगर है या कोई जो लेबलिंग समझ में नहीं आ रही है वो आप एक बार देख लेंगे, पूछ लेंगे अगर कंफ्यूजन है तो, क्योंकि जब हम फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम वापस से स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करेंगे। तब आपको इतना पता होना चाहिए कि सरफेस प्रोटीन किसे हम कह रहे थे। ठीक है,
सरफेस प्रोटीन क्या है, जो आर पार यहाँ पे निकल रही है, या हमने कहा कि पेरिफेरल प्रोटीन हमारे पास आती है, या अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी। तो एक बार आप लोग स्ट्रक्चर को देख लेंगे, बुक में भी स्ट्रक्चर दिया गया है, उसे यहाँ पे रिलेट कर लेंगे। चलिए, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें, तो हमने बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। प्रोटीन पे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, क्या बात की है हमने कि प्रोटीन पे जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या होते हैं, आपके एंटीजन होते हैं। अब आप समझ रहे हैं एंटीजन, समझते हैं एंटीजन क्या होता है। कुछ टर्म्स जब आप इम्यूनिटी पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स आप पढ़ते हैं, जैसे एंटीजन है, एंटीबॉडीज है यहाँ पे। तो जब भी इम्यूनिटी या वैक्सीनेशन ऐसे टर्म्स आपके पास आते हैं तो आप ये दो शब्द पढ़ते ही पढ़ते हैं। आपने कहा कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एंटीजन, एज अ एंटीजन यहाँ पे काम करते हैं, यानी कि एंटीजन होते हैं। जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे एंटीजन होते हैं। ठीक है, या तो हम क्या समझे हैं, हमने कहा जो एंटीजन्स होते हैं वो एज अ नेम प्लेट काम कर रहे हैं। कहाँ पे लगे होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे लगे होते हैं, और यहाँ पे सेल रिकॉग्निशन में मदद करते हैं, यानी कि सेल को अगर पहचानना है, सेल को रिकॉग्नाइज करना है तो एंटीजन यहाँ पे हेल्प करेंगे। सेकेंड जो फंक्शन है, ये तो पहला फंक्शन है, सेकेंड जो फंक्शन है एज अ रिसेप्टर, एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। कौन, एज ए रिसेप्टर यहाँ पे काम करते हैं। जैसे जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, और अगर किसी चीज को यहाँ पे क्या करना है, सेल के अंदर या बाहर जाना है तो उसमें रिसेप्टर लगे होते हैं, एज अ रिसेप्टर काम करेंगे। तीसरा जो फंक्शन है, ये तो हमने कहा प्रोटीन के फंक्शन आते हैं। तीसरा अगर हम बात करें, यहाँ पर पूरी जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, और इसी ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, आप बात करेंगे यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की, यहाँ पे आप बात करेंगे डिफ्यूजन, आप बात करेंगे फैसिलिटेड डिफ्यूजन, आप बात करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। अच्छा, ये तो एक्टिव में आ गया, ये आपके डिफ्यूजन और फैसिलिटेड डिफ्यूजन आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में होगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे चैनल प्रोटीन के बारे में। ठीक है, चैनल प्रोटीन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आप बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हम समझते हैं परिवहन। जो चीजें हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, कुछ चीजें अंदर आ रही होंगी, कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, क्योंकि हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चीजों चुनिंदा पारगम्य झिल्ली जिसे कहते हैं, यानी कि चीजों को सिलेक्ट करके सेल के अंदर या सेल के बाहर क्या करती है, मूवमेंट को अलाउ करती है। यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो टाइप का होता है मेनली, ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के उपयोग के अनुसार दो प्रकार का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक आप पढ़ते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, और एक आप पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। या पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, जो आपका पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है या पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें नो यूज ऑफ एनर्जी आप पढ़ते हैं, नो यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप देखते हैं यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि
इसमें ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पे ऊर्जा पैसिव जो ट्रांसपोर्ट है, अगेन ये दो टाइप का यहाँ पर होता है, जिसमें हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन की, और दूसरा हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ समझ नहीं आ रहा है, इट्स ओके, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली हम कंटेंट अपना देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, पहले पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं यहाँ पर, हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूजन और हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इतनी बातें क्लियर है? अब ये समझने के लिए आपको एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सेल मेम्ब्रेन बनानी होगी। इसीलिए हमने कहा था स्ट्रक्चर आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं हटा लूँ तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या हमें एज इट इज़ पूरा स्ट्रक्चर बनाना है? हमने कहा यस, आपको सारा स्ट्रक्चर बनाना है। इसमें आपको प्रोटीन भी दिखानी है, ठीक है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास आती है एक लेयर ये और सेकेंड लेयर ये। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। कोशिश करेंगे कि आपके जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारा इसी इमेज में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने कर ली हैं, अब सारी चीज़ें बनाएंगे। आपने कहा फॉस्फेट ग्रुप हमने लगा लिया है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, फैटी एसिड लगाएंगे, आप यहाँ पे जो प्रोटीन है वो बनाएंगे। इसमें हम देखेंगे सिंपल डिफ्यूज़न कैसे होता है, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न कैसे होता है, ऑस्मोसिस कैसे होती है, और यहाँ पर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम सारे पढ़ेंगे, जैसे कि चैनल प्रोटीन आप पढ़ेंगे, एक्वा प्रोटीन, एक्वापोरिन आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश करेंगे जो आपका पैसिव डिफ्यूजन है वो एक सिंगल डायग्राम में यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। तो एक बार आप लोग नीट एंड क्लीन डायग्राम बना करके लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन के बारे में। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।